जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जिसको हम प्राइस लेवल चेंजेस और प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन बोलते हैं हम बाय विच मीन अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल एंड अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चीज़ों का जो प्राइस होता है उसमें क्या होता है, उसमें राइज आ जाता है, और जो वैल्यू होती है किस चीज़ की, मनी की, वो क्या होती है, वो डाउन हो जाती है। इन्फ्लेशन में ये होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स क्या पड़ता है कि इस चीज़ का, प्राइस लेवल चेंजेस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है? P&L, बैलेंस शीट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है इफ़ेक्ट्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्राइस लेवल में जब चेंज आता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किस चीज़ के ऊपर? प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। इन्होंने कहा कि परचेज, सेल्स, वेजेस, कमीशन, सैलरी, इंश्योरेंस, डिस्काउंट एक्सेट्रा आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्राइस लेवल, बट फॉलोइंग आइटम्स आर अफेक्टेड बाय प्राइस लेवल चेंजेस। वो क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कि वो कॉस्ट जिस पर हम गुड्स को सोल्ड करने वाले होते हैं, जो हमारी गुड्स की कॉस्ट होती है। उन्होंने कहा दूसरा क्या इफेक्ट होता है किस चीज़ के ऊपर? बैलेंस शीट के ऊपर। तो फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर अफेक्टेड बाय द प्राइस लेवल चेंजेस। वो कौन कौन से हैं? रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स आर नॉट ट्रू, inadequate fund for replacement of fixed assets, quantum of capital is reduced. हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द assumption that the value of measuring unit that is रुपी is constant। मतलब क्या होता है कि जो रुपी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है। अकॉर्डिंगली एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस एट the price at which they are acquired and liabilities are recorded at the amount at which they are contracted। मतलब क्या होता है कि कोई जो कंपनी होती है उसने अगर सपोज़ करो कोई मशीनरी ख़रीदी है, तो उस मशीन को अगर उन्होंने 10,000 में ख़रीदा है तो वो उसे अपने बुक्स में कितने की दिखाएगी? 10,000 की दिखाएगी। लेकिन अगर सपोज़ करो उसकी वैल्यू आज बढ़ कर के उस मशीन की कितनी हो गई? 11,000 हो गई है। तो कंपनी उस एसेट्स को अपनी बुक्स वैल्यू में 11,000 की नहीं दिखाएगी, कितने में दिखाएगी? 10,000 की दिखाएगी। ये किसके अंदर होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के। और लाइबिलिटीज़ क्या होता है? सपोज़ करो अगर डेटर्स हैं 5,000 के, तो डेटर्स को कितने में दिखाएंगे? हम 5,000 में दिखाएंगे। ठीक। इन्होंने कहा लिमिटेशंस क्या होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो यहाँ पर ये इन्होंने लिमिटेशंस दी हुई हैं। इन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़, यानी कि जो करंट इकोनॉमिक रियलिटी यानी कि जो करंट वैल्यू होती है वो क्या होता है? वो नहीं दिखाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इन्होंने ये कुछ इसकी लिमिटेशंस बताएंगे। क्या लिमिटेशंस है देखते हैं। पहली लिमिटेशन है इसकी अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब कि वो जो वैल्यू दिखाता है कौन? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, वो क्या होती है? अनरियलिस्टिक होती है। एसेट्स एक्वायर्ड ऑन डिफरेंट डेट्स, यानी कि जो एसेट्स होती है वो हमने सपोज करो अलग अलग डेट्स में एक्वायर करी हैं, ठीक, इन द अकाउंट्स एट एक्विजिशन कॉस्ट। और जो हम उसे अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं वो किस वैल्यू पे दिखाते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट पर, विदाउट एनी रिगार्ड टू चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हमने जो एसेट्स खरीदी हैं उन्हें हम अपनी अकाउंट्स बुक में उसी वैल्यू में दिखाते हैं जिसमें वो हमने एक्वायर करी हैं। हमारा इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है क्या चेंज आया है उसकी वैल्यू में। तो इसलिए ये क्या कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। इसके बाद क्या होता है? अनरियलिस्टिक प्रॉफिट। अनरियलिस्टिक प्रॉफिट कैसे होता है? अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स। उन्होंने कहा जो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं वो किसके ऊपर बनाते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि जिस
वैल्यू पे हमने एक एसेट्स को परचेज़ किया है। जैसे 10,000 को परचेज़ किया है तो हम जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे इसके ऊपर बनाएंगे 10,000 की वैल्यू ऊपर बनाएंगे। आज जो करंट में उसकी वैल्यू है उस एसेट्स की इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। इसलिए क्या होता है कि जो प्रोविज़न होता है वो क्या होता है, वो कम वैल्यू पर बनता है क्योंकि हमें करंट वैल्यू तो पता नहीं होती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अनरियलिस्टिक प्रॉफिट। उन्होंने कहा रिटर्निंग ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिसलीडिंग, यानी कि जो रिटर्न आती है हमारी किस चीज़ के ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, वो मिसलीडिंग होती है, मतलब कि वो एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए वो हमें मिसलीड करती है। उन्होंने कहा फिक्स्ड एसेट आर अंडर स्टेटेड, क्योंकि फिक्स्ड एसेट की क्या वैल्यू बताई हमने, जिस पर हमने उसे एक्वायर किया, हमने करंट वैल्यू तो लिखी नहीं। तो अब क्या है कि जो हमारी ओल्ड वैल्यू है वो तो कम ही होगी एक एसेट की, अब वो हमने नोट कर लिया अपने अकाउंट्स में, प्रॉफिट आर ओवर स्टेटेड। अब क्या हुआ, उसकी वजह से P&L में जो प्रॉफिट था वो हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। उन्होंने कहा देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ओल्ड एसेट, और होता क्या है एक्चुअल में कि जो करंट वैल्यू होती है एसेट की वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड क्वांटम ऑफ प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल नॉट करेक्ट एंड मे लीड टू मिसलीडिंग डिसीजंस। वायलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक इज़ ऑलवेज शोन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, यानी कि जो स्टॉक होता है हमारा वो हमें हमेशा किस पर दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस वैल्यू को उसे हमने खरीदा है या फिर आज जो उसकी मार्केट में वैल्यू है, विच एवर इज़ लोअर, उनमें से जो कम होगा। बट सेल्स आर शोन एट करंट कॉस्ट, लेकिन हम सेल्स को अपनी किस पर दिखाते हैं, करंट कॉस्ट पर। तो इन्होंने क्या कहा था, प्रॉफिट शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेल्थ, यानी कि जो प्रॉफिट जो है ना हमें ये नहीं बताते कि कितना क्या कहते हैं इंक्रीज़ हुआ है वैल्यू में। इट शोज़ द वायलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। मीनिंग क्या होता है किस चीज़ का, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर करंट वैल्यूज़। किस चीज़ की बात हो रही, करंट वैल्यूज़ की। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ा हमने कि हम जो है रिकॉर्ड करते हैं वैल्यू किस चीज़ की, फिक्स्ड एसेट की, किस पर, एक्वायर्ड वैल्यू पर, जिस पर हमने खरीदा है, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, करंट वैल्यू पर। इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं किस चीज़ के, इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग की। उनका नॉलेज ऑफ रियल प्रॉफिट। द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग सिस्टम। ड्यू टू दिस द रियल प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड। जब हम डेप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे, अपना जो फिक्स्ड एसेट्स की क्या है, करंट वैल्यू है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है वो भी हमारा करंट वैल्यू पर बना, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें रियल प्रॉफिट प्रोवाइड होगा। अब इन्होंने कहा रियल प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, वो कैसे, जब एसेट्स हमारी द एसेट्स आर शोन आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू एंड रियल प्रॉफिट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब क्या हुआ कि जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया है वो किस पर लगाया है, जो हमारी करंट वैल्यू है। जब हमने डेप्रिसिएशन अपनी करंट वैल्यू पर लगाया है तो क्या होगा कि वो जो हम एक्यूरेट वैल्यू ही बैलेंस शीट में शो करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो बैलेंस शीट होगी वो भी कैसी होगी, रियल वैल्यू शो करेगी। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। उन्होंने कहा कि थर्ड एडवांटेज क्या है इसकी कि कोई डिफरेंस नहीं होता किसमें, अकाउंटिंग प्रॉफिट में, इकोनॉमिक प्रॉफिट में। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन किस पर लगाया हमने, फिक्स्ड एसेट पर लगाया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रियल प्रॉफिट है वो ही निकल करके आता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है इक्वल आता है। रियल रेशियो एनालिसिस, इन्होंने कहा कि जब हम जो एसेट्स हैं उसको अपनी रियल वैल्यू पर शो करेंगे, मतलब करंट वैल्यू पर, तो रियल पोजीशन आएगी फर्म की निकल करके किसके थ्रू। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, रियल रेशियो एनालिसिस। उन्होंने कहा कि जब एसेट्स हम शो करते हैं रियल वैल्यू पर, रियल वैल्यू मतलब करंट वैल्यू पर, द रियल पोजीशन ऑफ द फर्म कैन बी शोन बाय रेशियो एनालिसिस। फिफ्थ पॉइंट है एडवांटेज टू शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज़। जब हमारी P&L भी और बैलेंस शीट भी करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग बनी हुई है तो क्या है, वो एक्यूरेट पोजीशन, रियल पोजीशन शो कर रहे हैं, तो रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या होगा, एक्यूरेट निकल कर के आएगा। करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न
ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द रियल प्रॉफिट करेक्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड। इसके बाद में है हमारा 6th पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज पॉसिबल। इन्होंने कहा द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट कैन बी पॉसिबल विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट, हेल्पफुल इन formulating policy and making plan. Real and actual knowledge is much helpful to the management for formulating the policy and making future plan. अब इसके बाद में कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं किस चीज़ की, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट। ये जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफ़िकल्ट होता है किस चीज़ को कैलकुलेट करना, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में रियल वैल्यू को यानी कि करंट वैल्यू को। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने क्यों कहा, इन्होंने कहा इट इज़ नॉट नेसेसरी टू परचेज द सेम एसेट्स एट द टाइम ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंपनी विल अगेन बाय डेट फिक्स्ड एसेट्स विच ऑलरेडी द कंपनी इज़ यूज्ड। यानी कि जो कंपनी पहले से ही इस्तेमाल कर रही है ज़रूरी नहीं है कि उसी एसेट को खरीदे। उनका नॉट इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, मतलब कि जब डिफ्लेशन होता है तो क्या होता है कि जो जनरल प्राइस इंडेक्स है यानी कि जो प्राइस वैल्यू होती है वो क्या होती है एसेट्स की, वो डाउन हो जाती है, और क्या कहते हैं मनी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए उस टाइम पर पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन्होंने ऐसे क्यों कहा, इन्होंने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट प्राइस ऑफ एसेट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब कि अगर हम करंट प्राइस इंडेक्स पर कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन को तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता। टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग, इसमें बेसिकली 3 मेथड हैं, करंट परचेसिंग पावर मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, हाइब्रिड मेथड। करंट परचेसिंग मेथड और सीपीपी मेथड। अंडर दिस मेथड वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी established or approved general price index at a given date। मतलब इसमें क्या होता है कि करंट परचेसिंग पावर मेथड में जो हम वैल्यू निकालते हैं किसी भी एसेट की, वो कब निकालते हैं, वो निकालते हैं हम उसमें एक जनरल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू दी होती है, उसकी बेसिस पर निकालते हैं। उन्होंने कहा इन सीपीपी अकाउंटिंग मेथड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ग्रुप्स। मॉनेटरी ग्रुप्स कौन से होते हैं, उन्होंने कहा हुज अमाउंट्स आर फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल। मतलब कि उन वैल्यू में क्या होता है कभी चेंज नहीं आता, उन्हें हम मॉनेटरी आइटम बोलते हैं। कौन से होते हैं वो आइटम्स देखते हैं, कैश होता है, डेटर्स होता है, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स, वेरियस आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट रिडीमेबल डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कन्वर्जन ऑफ मॉनेटरी आइटम, कन्वर्जन कैसे करते हैं, फर्स्ट मॉनेटरी आइटम्स एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर। अगर हम मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच मॉनेटरी आइटम इनटू प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ कन्वर्जन अपॉन प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ द आइटम एवरेज। सेकंड क्या है, एडिशन और इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। अगर वैल्यू में किस चीज़ की मॉनेटरी आइटम्स की कोई इंक्रीज़ आया है तो उसको कैसे निकालेंगे, ना तो एडिशनल अमाउंट और इंक्रीज इन मॉनेटरी आइटम्स इनटू प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ कन्वर्जन अपॉन एवरेज इंडेक्स। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर रेज्ड ड्यू टू नॉन मॉनेटरी आइटम्स इन ड्यू द फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट्स। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, प्रोसेस क्या है कन्वर्जन करने का नॉन मॉनेटरी आइटम्स को या फिर मॉनेटरी आइटम्स को। उनका द करंट ईयर मॉनेटरी आइटम, करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल शोन ऑन द बुक सेम बुक वैल्यू एज दीज आर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, there may be loss or profit on conversion of previous year current assets and such profit or loss necessarily considered at the time of presentation of supplementary income statement. Third, the depreciation should be calculated on current price of fixed assets and additional provision for depreciation is to be provided for it. It should also be considered at the time of presentation of supplementary statement. Conversion of non-monetary items.
converted value or current price, historical cost into current year's index number upon acquisition year index number. If there is any difference after conversion of total assets and liabilities, such difference is called shareholders fund.